लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा साहब इंडियन मिलिट्री के एक बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने जनाब साउथ वेस्टर्न जो कमांड है इंडियन आर्मी की, उसको भी लीड किया हुआ है, ईस्टर्न कमांड को भी लीड किया हुआ है और सेंट्रल कमांड जो उनकी उसको भी लीड किया हुआ है। टॉप के पोस्ट पे रह चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बड़े ज़बरदस्त कैरियर के हामिल हैं। आजकल ये रिटायर्ड हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने म्यांमार का एक चोटी का अखबार है एरावाड़ी, वहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है और वहाँ पर उन्होंने म्यांमार वालों को ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों इंडिया उनका नेचुरल पार्टनर है और कैसे उनके यानी म्यांमार वालों के और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट असल में एक जैसे हैं और बांग्लादेशी और चाइना जो है वो क्यों उनके लिए मिसफिट हैं। यानी कहने की कोशिश वो ये कर रहे हैं कि म्यांमार वालों को, चाहे उनका रेबल्स हो चाहे उनका जो मिलिट्री जनता हो, उनको इंडिया को प्रेफर क्यों करना चाहिए। एक केस बिल्ड करने की कोशिश की है उन्होंने इंडिया के फेवर में। आइए ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम ज़रा इस पे बात करेंगे कि क्या क्या फ्लॉज हैं उनके इन आइडियाज़ में। वैसे ये जो कह रहे हैं ना, ये जो सारा कुछ उन्होंने लिखा है, ये सिर्फ ख्याल नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली इंडिया की पॉलिसी अब बन चुकी है। गुज़िश्ता साल से लेकर हमने एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग देखी है। इंडिया की जो म्यांमार पॉलिसी है उसमें तब्दीली आई है। रेबल्स के साथ पहले बात नहीं करते थे, अब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि म्यांमार की पॉलिसी के अंदर हमें नज़र आई है। इंडिया की जो बर्मा पॉलिसी है, तो ये सिर्फ लिख नहीं रहे, ये हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। इंडिया इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट भी कर रहा है। तो ये चूंकि सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, वेल कनेक्टेड है, लिहाजा ये मौजूदा जो इंडिया की पॉलिसी है उसको असल में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये बेहतर है म्यांमार के लिए। कहते हैं कि एग्जामिनिंग इंडियाज ऑप्शंस इन म्यांमार, ये आज छपा है एरावाड़ी के अंदर। कहते हैं चाइना प्लेइंग अ डबल गेम, सबसे बड़ा प्लेयर तो चाइना है ना वहाँ पे, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि देखो ये डबल गेम कर रहे हैं चाइनीज़, आप समझने की कोशिश करें। म्यांमार वालों को कह रहे हैं आप समझने की कोशिश करें, ये जो मुल्क है ये डबल गेम कर रहा है। कैसे डबल गेम कर रहा है? कहते हैं चाइना रिमेन्स म्यांमार्स बिगेस्ट एक्सटर्नल प्लेयर, हकीकत को मान रहे हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर यही है। बैलेंसिंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, China officially backs the military junta to safeguard its investments made in Myanmar, but at the same time, it also covertly supporting the ethnic rebel groups to ensure its BRI projects, including access to Indian Ocean, remain secure. This dual strategy thus clearly demonstrates that regardless of who prevails in Myanmar, China's influence विल रिमेन इंटैक्ट। यानी यहाँ पर डबल गेम है। चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पर दोनों अतराफ से खेल रहे हैं, जनता को भी सपोर्ट कर रहे हैं, रेबल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर नीचे वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी हम जो इंडियंस हैं हमें भी कुछ इसी तरह की पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए। वो कहते हैं वाइल चाइना प्लेज बोथ साइड्स इन म्यांमार, इंडिया मस्ट इंश्योर that it does not lose ground by hesitating to act. The security and stability of the four northeastern states of India bordering Myanmar, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur, and securing its investments in the region are of prime importance to India. For that, India must reach out to the rebel groups in consultation with the military janata to extend non-lethal humanitarian aid and help relocate and settle the refugees. By extending non-lethal assistance, India will uphold its regional leadership, counter China's unchecked influence and reinforce stability along its eastern frontier without direct military involvement. तो यहाँ पर देखें, ऊपर कहा कि चाइना डबल गेम कर रहा है और नीचे वो कह रहे हैं कि हमें भी असल में डबल गेम ही करनी चाहिए, हमें भी दोनों साइड से खेलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिलिट्री जनता से पूछ के करना चाहिए। अच्छा, चाइनीज़ भी खैर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही कर रहे होते हैं, ऐसा वन साइडेड वो नहीं करते, जनता वालों के इंटरेस्ट का भी ख्याल कर रहे होते हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो चाइना की डबल गेम है वही असल में सोल्यूशन है। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए असल में सोल्यूशन वही है, क्योंकि प्लेयर्स दोनों हैं। कुछ इलाकों पर रेबल्स का कंट्रोल है, वहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो मजबूरी है उनके साथ इंगेज होना, और कुछ इलाकों पे मिलिट्री जनता का कंट्रोल है, तो वहाँ पर भी चाइना की मजबूरी है उनके साथ इंगेज होना। तो ये असल में नेचुरल पॉलिसी है जो कि चाइना अडॉप्ट किए हुए, इंडिया को भी करना चाहिए था शुरू से लेकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो रेबल्स है ना वहाँ के, वो इन पर भरोसा नहीं करते। जब से लेकर इन्होंने
पास्ट में अराकान आर्मी को चीट किया था, तब से लेकर इनका नाम ख़राब हुआ पड़ा है। और वहाँ के जो रेबल्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते इतना ज़्यादा इंडिया को, ख़ासतौर पर अराकान ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है वहाँ का, वो नहीं करते इनको। उसके बाद जनरल साहब जो हैं वो अमेरिका के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। इन द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ साउथ एशिया the US appears to be pursuing a strategy that involves establishing controlled regimes in both Myanmar and Bangladesh to further its interests, essentially as a counterbalance to China's growing influence in the region. अच्छा, खैर ट्रंप ने रिसेंटली रिजेक्ट किया है इस स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा है कि हमारी जो डीप स्टेट है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट को धपड़धूस करने में। इससे पहले बाइडेन की इंतजामिया भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुकी है। कहते हैं दिस अप्रोच एम्स टू क्रिएट अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दैट कैन effectively manage the dynamics of Chinese expansion while simultaneously also ensuring that India does not advance too quickly on the global stage. और फिर उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए भी अमेरिकन ज़्यादा इंटरेस्टेड कुछ नज़र आ रहे हैं, और वो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का इलाका है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाका है, और यहाँ पर एक क्रिश्चियन मुल्क का बनना तकदीर मुबर्रम है। तकदीर मुबर्रम उसको कहते हैं जिस चीज़ ने होना ही होना हो, सिर्फ वक्त की बात है। इसकी वजह यह है कि इंडिया का जो रिसेंटली ये हुआ है गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर, ख़ास तौर पर वो जो बाइंडिंग फैक्टर था ना, जिसने इंडिया को एज अ नेशन बाइंड करके रखा हुआ था, वो बाइंडिंग फैक्टर ख़त्म हो चुका है। इंडिया मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म की तरफ बढ़ गया है, उस तरफ चल पड़ा है। और यहाँ पर अब ये जो नरेंद्र मोदी और उसकी जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है, अब इनका फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र आता है। इंडिया जो है ना, ये अननेचुरल किस्म का मुल्क है। अननेचुरल इन अ वे कि इसके अंदर जो कौमें हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, हर चीज़ से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर आप मणिपुर का कुकी उठा के देख लें और गुजराती उठा के देख लें, नॉर्थ इंडिया का, इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है? नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह की बेशुमार कम्युनिटीज़ हैं जिनके दरमियान कोई चीज़ ही कॉमन नहीं, ना कल्चरल, ना लिंग्विस्टिक, ना रिलीजियस, ना एथनिक, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ डिफरेंट है। तो जिस चीज़ ने इंडिया को बाइंड करके रखा था, दैट वाज टेरिटोरियल नेशनलिज्म विच वाज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, उसको ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा ये जो बाकी की कम्युनिटीज़ हैं, मेजॉरिटी के अलावा डिफरेंट बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, अब इनके अंदर एक एहसास महरूमी क्रिएट हो चुका है, और इसने आगे चलकर अंडे बच्चे देने ही देने हैं। ये वैसा ही कुछ रिपीट हो रहा है जैसे गुज़िश्ता सदी के अंदर पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, वो भी ऐसा ही हुई थी। मौजूदा जो पाकिस्तान का इलाका है और मौजूदा जो बांग्लादेश का इलाका है, यहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी वो हिंदुत्व के बढ़ते हुए असर की वजह से ख़ुद को एलियन कंसीडर कर रहे थे इस लैंड के अंदर, इस सेटअप के अंदर, जो सेटअप वहाँ पर यूनाइटेड सेटअप बना हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली, थे कहने को माइनॉरिटीज़, लेकिन अलग कर ली राहें उन्होंने इंडिया से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। म्यांमार के साथ जो इलाका लग रहा है ये बाकी के इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, और इन्होंने अलग होना ही होना है। जब ये आइडिया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल कर लेगा ना कि यहाँ क्रिश्चियन कंट्री होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ना। ऐसी सूरत हाल में म्यांमार के जो ग्रुप्स हैं और म्यांमार की जो जनता है, उनकी जानिब से अगर इंडिया को सपोर्ट की जाती है इस काम को रोकने के लिए कि जी यहाँ पर कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं होना चाहिए, तो इसका फिर स्पिल ओवर इफेक्ट उनके अपने मुल्कों के अंदर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे उनके रेबल ग्रुप्स हों, चाहे उनका मिलिट्री जनता हो, उनको ये फैक्टर ज़रूर नज़र में रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर चलने वाली अलहदगी की जो तहरीकें हैं वो इंडिया का अपना सरदर्द है, इनका नहीं है। उसमें इंडिया को सपोर्ट करने का मकसद होगा कि इस सरदर्द को, इस हेडेक को अपनी तरफ ड्रैग करना, अपनी तरफ लेकर आना। तो मेरे ख्याल से ये ख़ुद को डिस्टेंस रखें अगर इससे इंडिया के मसाइल से, तो ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। आखिर में उनका जो बांग्लादेश के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल साहब ने कहा है कि वाइल म्यांमार बर्न्स, ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश शिफ्ट टुवार्ड्स a more hardcore Islamic identity is turning into a quieter yet equally concerning situation for India. Sheikh Hasina tried her best to maintain a complex relationship with Islamist groups and contain the terrorist groups. Now there is a growing influence of hardline Islamic preachers on social media platforms. Radicalization fueled by online propaganda and extremist narratives has led to an increase in intolerance toward
secular and liberal voices in Bangladesh. We have noticed the bloggers, writers and activists critical of Islamism have been increasingly targeted and even assassinated. देखें, पहली बात तो ये है कि there is no moderate Islam और radical Islam, ऐसी कोई बात नहीं. इस्लाम इज़ इस्लाम, दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलता हुआ एक मज़हब है. सेकंड नंबर पर दुनिया में जो कम्युनिटी रहती है क्रिश्चियंस के बाद वो मुसलमान हैं, और अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, पीयू रिसर्च सेंटर की जो लेटेस्ट डेटा आई है, कुछ ही डेकेड्स के अंदर इस्लाम इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. अब ये एक मज़हब है, इसकी कोई शाखें इस तरह से नहीं है, रेडिकल या मॉडरेट किस्म की इसके अंदर कोई आइडेंटिटी इस तरह की नहीं है. एक मज़हब है जिसकी टीचिंग्स हैं, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो है इसके अंदर, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, ये आपकी मर्जी है. लेकिन इसकी कोई शाखें इस तरह की नहीं है कि रेडिकल है तो मॉडरेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसकी टीचिंग्स क्लियर है, कुरान है और हदीस है, दो सोर्सेज हैं जहां से इस्लाम की टीचिंग्स ड्राइव होती हैं. तो मुस्लिम मेजॉरिटी एक इलाका है बांग्लादेश, वहां पर अगर इस्लामी रूल वो लेकर आना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इंडिया को. वैसे भी लगभग 60 मुस्लिम देश ऑलरेडी मौजूद हैं. और जहां तक ये रेडिकलाइजेशन का फैक्टर इन्होंने कहा जनरल साहब ने, तो देखिए इंडिया के खुद के अंदर क्या हुआ है गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर. वहां पर जो रेडिकलाइजेशन बढ़ी है ना, दुनिया के किसी और मुल्क में उतनी नहीं बढ़ी. आरएसएस की आइडियोलॉजी वहां पर आ गई है पावर में, नरेंद्र मोदी साहब जिसको लीड करते हैं. इसके अंदर वो क्रिश्चियंस और मुसलमानों को मलीज कह रहे होते हैं कि बाहर के रिलीजन से इनका इंडिया में कोई ताल्लुक नहीं. और फिर उनकी पॉलिसीज़ के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र भी आती हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ें हमें नज़र भी आ रही होती हैं. तो बांग्लादेश की रेडिकलाइजेशन से ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर इंडिया की अपने अंदर जो बढ़ती हुई रेडिकलाइजेशन है उसको कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो दैट वुड बी बेटर फॉर द रीजन, और ये इंडिया के अपने लिए भी मेरे ख्याल से बेहतर होगा.